बायोमोलिक्यूल्स है, इससे भी क्वेश्चन आता है, चाहे तुम्हारे बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन आएगा गारंटीड, एक तो आएगा एटलीस्ट। ठीक है, और तुम सबको पता है कि हमें इस चैप्टर में इन चार चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में आई थिंक ये पहले ऑर्डर में सबसे पहले ये है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा न्यूक्लिक एसिड से, क्योंकि ये तीनों मिला करके जितना कवर करते हैं उतना ये कार्बोहाइड्रेट ले लेता है, और क्वेश्चन तो चूंकि तुम्हारा एक ही आएगा इससे, तो बेटर ये कि जो सबसे छोटे छोटे पार्ट है पहले उसको कवर कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग जो मेन कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उस पर आएंगे। ठीक है, तो बताओ यार न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पढ़ा होगा शायद। डीएनए आरएनए होता क्या है ये, एक एक करके। ओके, और बायोमोलिक्यूल में तुम्हारा जो न्यूक्लिक एसिड है, क्या प्रोटीन इन नेचर। ओके यार, मुझे इतना टेक्निकल टर्म में नहीं पता, मुझे बस खाली केमिस्ट्री का पता है। देखो, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा या ऐसे खड़ा रहूंगा, ये न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करता है। आए समझ में कि मैं बेसिकली अगर लेटर से मैं मेट्रो में जा रहा हूं तो मेरी टेंडेंसी किस तरफ देखने की ज्यादा होगी, फर्स्ट कोच या बैक, वो सब कुछ न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करता है। मतलब वो बायोमोलिक्यूल जो हमारे हेरिडिटरी और जेनेटिक इफेक्ट को कंट्रोल करता है, हमारे जो भी हमारी बिहेवियर है वो सब उसमें स्टोर्ड रहता है, वो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड रहता है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस प्लस शुगर प्लस आई थिंक फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और ये जिस चीज से मिल करके, जिस बॉन्ड से मिल करके ये आपस में ज्वाइंट होते हैं उसको बोला जाता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हो या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो या फिर तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड हो, सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। बस फर्क इतना है, सब में वाटर ही निकलता है, सब में बस फर्क इतना है, न्यूक्लिक एसिड के केस में उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, और प्रोटीन के केस में आई थिंक उसको मेरे ख्याल से पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के केस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बेसिकली ओवरऑल तुम्हारा ये न्यूक्लिक एसिड रहता है। अब इस न्यूक्लिक एसिड में अगर पेपर डिफिकल्ट बन गया तो तुमसे ना इस बेस का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह ना करे आ जाए ऐसा कुछ, ठीक है, बट जेई वालों से पूछता है, बट तुम लोगों से भी अब पूछा जा सकता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ इन चारों में से कौन सा प्यूरिन है, और चार ऑप्शन रहेंगे, तुम देख सकते हो तुम्हारे पिरिमिडीन तो तुम्हारे जो है वो तुम्हारे 3 है, और प्यूरिन जो है वो तुम्हारे 2 है। ये ध्यान रखना, ये जब बनेगा वर्स्ट केस सिनेरियो में, बहुत डिफिकल्ट पेपर अगर बन गया या लेटर से एग्जामिनर की बीवी से लड़ाई हो गई तो उसने बना दिया ऐसे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, और मे भी शायद तुम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये याद भी होगा, शायद से, मैं श्योर नहीं हूं, इतना पढ़ाकू मैं नहीं हूं। ठीक है, या अगर तुम चाहो तो इसको मेहंदी के डिजाइन के तौर पे ऐसे ऐसे करके छाप सकते हो। ठीक है, ये सारे हमारे बिहेवियर को कोड करके स्टोर करते हैं। अच्छा, मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी, शुगर। तो शुगर की अगर बात की जाए तो शुगर तुम्हारे 2 तरह के होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड में अवेलेबल होते हैं। एक है तुम्हारा सिंपल राइबोज शुगर, और एक और होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये दोनों चीजें रहती हैं, और इन्हीं शुगर के बेसिस पे न्यूक्लिक एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंस है, मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने ऐसे छाप दिया। ठीक है भाई, देखो टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके पूरा हैंड रिटन करता तो ऐसे नहीं, और बल्कि न्यूक्लिक एसिड मेरी तुम लोगों को पढ़ाने की औकात नहीं है, तुम लोग सारे बायो से हो, पता चला मुझे यहीं पे नंगा करना चालू होता है, अच्छा सर ये बताओ क्या होता है, ये क्या होता है। मुझे जितना पता है मैं बस वो बता दे रहा हूँ कि ये जो ATGC या AUGC ये सब जो है, इसको चरगाफ रूल बोलते हैं आई थिंक, ऐसे कुछ नाम है, जिसमें एक
एक ये भी रहता है कि A+T जो है वो G+C के कांस्टेंट होता है, और A+T अपॉन G+C ये भी हमेशा कांस्टेंट होता है। थोड़ा बहुत देख के आया हो, ठीक है। बट इतना केमिस्ट्री में तुमसे नहीं पूछने वाला। तुमसे अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर बन गया केमिस्ट्री के लिए, तो मान लो वो ऐसे लिख देगा कि मान लो कोई डीएनए है, उसका कोड है ACGT ऐसा कुछ करके कोड है, तो बताओ इसका जब तुम्हारा रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन होकर के क्या कोड आएगा। और मान लो लेटर से 4 ऑप्शन रहेंगे, तो A किससे होता है, G से, सॉरी AT से, C G से, ये C और ये हो गया कोड। ऐसे क्या है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, ये पता है कि डीएनए तुम्हारा ऐसा कुछ दिखता है समथिंग, और आरएनए जो होता है सिंपल सिंगल स्ट्रैंड रहता है। इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और उसका सिंगल हेलिकल, ये टूट सकता है, वो नहीं टूट सकता। ये ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा हाई होता है। काफी ज्यादा हाई का मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज होगा वो 10 का पावर 5 से लेकर के 10 का पावर 6 के बीच में रहता है, ठीक है। और अगर मैं आरएनए की बात करूं, ये कम रहता है इसके कंपैरिजन में, 10 का पावर 4 ही रहता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे लिखा है कंट्रोल डीएनए जो है वो हेरिडिटरी इफेक्ट को कंट्रोल करता है, और यहां पे मैंने क्या लिखा है कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये बल्कि तुम लोगों को भी पता होगा कि जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए ही देता है, ठीक है। ये अलग बात है, काम उसका है, ठीक है। ये चरगाफ रूल को फॉलो करता है, ये नहीं करता है। और कुछ पॉइंट हो गए तो पता नहीं मुझे, मेरी नॉलेज में तो इतना ही था, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया? कुछ छूटा न्यूक्लिक एसिड में? कितनी देर में पढ़ाया? खत्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, विटामिन। 2 या 3 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था नीट का, डबल ड्रॉपर। उसने मुझे पूछा कि सर मुझे विटामिन में जो बीमारियां होती मुझे याद नहीं होती। मैंने कहा भाई डॉक्टर कैसे बनेगा? खैर, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से डिराइव हुआ है, इसको बोला जाता है ये वाइटल अमीन्स। मतलब वो अमीन्स या अमीन्स डेरिवेटिव जो हमारी बॉडी में माइक्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है, मिलीग्राम में भी नहीं, माइक्रोग्राम में। और उस माइक्रोग्राम की चीज जो है इस 70 केजी की चीज को कंट्रोल कर लेती है, तो वो तुम्हारा विटामिन कहलाता है, ठीक है। किसी ने राइसिन नाम सुना? राइसिन वैसे एक प्रोटीन होता है, ठीक है। राइसिन इतना सा भी अगर चावल के दाने के बराबर भी तुम्हें राइसिन मिल जाए तो 2-3 दिन के बाद तुम्हें बुखार आएगा और तुम मर जाओगे, वैसा होता है। मतलब कुछ चीजें बहुत ही छोटी सी होती हैं लेकिन वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 वायरस ही देख लो यार, ठीक है। तो विटामिन भी वैसी चीज है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट के लिए कितना चाहिए? माइक्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि मतलब तुमने पढ़ा कि हाँ विटामिन ए से आंखों की जो दृष्टि है, जो आईसाइट है, बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा माइक्रोग्राम से इतना हो रहा है तो एक काम करते हैं, 1 चम्मच खा लेते हैं, फ्लाईओवर तक का दिखेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जिन लोगों ने बहुत डिटेल में अगर पढ़ा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। अगर ज्यादा भी कर लिया तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, विटामिन के क्लासिफिकेशन को, तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा फैट सॉल्यूबल और दूसरा होता है आई गेस वाटर सॉल्यूबल। नाम से ही पता चल रहा है, फैट सॉल्यूबल जो बॉडी के फैट में डिपॉजिट हो जाएगा उसी में रहेगा, वाटर सॉल्यूबल पानी में रहेगा। ऑब्वियसली अगर ये वाटर सॉल्यूबल है तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें रेगुलर अमाउंट में इसको हमेशा लेते रहना होगा, क्योंकि अगर बाय चांस हमें पसीना आता है या एक्सक्रीशन होता है तो इसके थ्रू निकल भी सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब पीना चालू कर दो कि यार हमारा विटामिन इतना सारा निकल गया। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है यार, एक्सप्रेशन देते रहना यार, मतलब वरना मुझे ऐसा लगे कि मैं लाशों को पढ़ा रहा हूँ, यार क्या बोल रहा है ये, ठीक है। वैसे बहुत कम होता है, कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। आते हैं लोग वाटर सॉल्युबल पे। वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? वाटर सॉल्युबल में नहीं, मैं उल्टा लिखूंगा वरना तुम लोग थोड़ा गलत मतलब निकालने लगोगे ठीक है। विटामिन सी और विटामिन बी की पूरी फैमिली, B1 B2 B6 B12 सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है।
और एक होता है तुम्हारा फैट सॉल्युबल, इसमें हो जाएगा ए, डी, ई और के। एक और क्लासिफिकेशन है विटामिन का जो तुम्हारा नीदर वाटर नॉर फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है एक तो तुम्हारा ये है फॉलिक एसिड, में भी शायद नाम सुनाओ, और एक है तुम्हारा विटामिन एच। विटामिन एच को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, बायोटिन, ठीक है। ये बेसिकली विटामिन रिस्पॉन्सिबल, मतलब तुम लोगों ने सुना होगा कि जो विटामिन के है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बालों की ग्रोथ के लिए, उसका बाप है ये विटामिन एच, ठीक है। बायोटिन से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू विटामिन के। अब हो सकता है तुम लोग सोचो ये कहाँ मिलता है सर, बता दो। उसके लिए तुम्हें नॉन वेजिटेरियन बनना होगा, एक्सक्लूसिवली नॉन वेज में ही होता है ये। वेज में अगर होता हो मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। ले देकर दूध बोल देते कि हाँ दूध में होता होगा मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, वो भी प्योर वाले, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक सारा समझ में आया? ओके, ये मेरे को टाइम नहीं मिला, अगेन एनसीईआरटी छाप दी मैंने, ठीक है। इस टेबल में तुम्हें क्या बोलते हैं, सोर्सेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय चांस तुम्हें सोर्स याद नहीं होता है तो हर विटामिन 3 चीजों में तुम्हें मिलेगा, एग, मिल्क, लिवर। लिवर समझते हो, कलेजी, उस पर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। हाँ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तुम लोग अगर आगे चल के जब डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने के बाद जब भी किसी का ऑपरेशन होता है, कोई मेजर ऑपरेशन, कोई बॉडी पार्ट का, किसी भी चीज़ का जिसमें अच्छा खासा खून निकल चुका होता है या कोई बॉडी का पार्ट निकाल दिया तुमने, तो उसको यही प्रिस्क्राइब करता है। सर डॉक्टर सीधे पूछता है नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। अब वो नहीं बोले तो एक अलग चीज़ है, उसको टाइम लगेगा ठीक होने में, बट अगर लेटेस्ट से वो खाता होगा तो उसको 2 चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में नाम लूँगा, हिंदी में थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें सुनने में। तो एक तो तुम्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है किडनी, दूसरा एक प्रिस्क्राइब किया जाता है लिवर, और तीसरा प्रिस्क्राइब किया जाता है बोन मैरो, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में नहीं बोलने वाला, समझ जाओगे, ठीक है। अगेन सोर्स याद नहीं करना, इनमें बीमारी का नाम याद रखना है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, ठीक है, ये सारे नाम तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। लेकिन इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज कुछ ऐड की है, अगर देखोगे तो इन विटामिन का नाम भी पूछ लेता है, इसका दूसरा नाम क्या है। हाँ, डेरिवेटिव नहीं, उसका एक्चुअल नेम है, ठीक है। विटामिन डी बोला जाता है आर्ट्स कॉमर्स के लोगों के लिए, क्या आपको इस विटामिन डी की कमी है, ठीक है। लेकिन जो साइंस वाले जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको बोला जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल। अजीब लग रहा है ना सुनने में। बायो में तो ऐसे ही टर्म होते हैं, बायो के टर्म्स को गाली के तौर पे यूज भी कर सकते हो। अबे ऑर्थोपोडा कहाँ जा रहा है, ठीक है, मोलुस्का। खैर ये तुम्हारा सर दर्द है यार, हेलो, तुम्हें इसको याद करना पड़ेगा। हेलो, 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 यहाँ पे आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। मगर क्यों? आई होप ये क्लियर होगा। इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो विटामिन है इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। नाम में ही लिख रहा है साइनो कोबालामीन, कोबाल्ट इसमें होता है। बाकी किसी विटामिन में कोई मेटल नहीं है, सिर्फ इस वाले में। मैं किसको कॉल करूं ये चीज बंद करने के लिए? मेरे पास नंबर थोड़ी है, चलो कोई बात नहीं। आई होप ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट तुम्हारा, ठीक है। देखो यार ये मत बोलना कि सर क्या बोलते हैं, नहीं छाप दिया नहीं, मतलब ये मत बोलना कि सर क्रैश कोर्स है तो इसका क्या मतलब, छापते रहोगे या ऐसे। देखो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। मुझे जहाँ जहाँ यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगी और जहाँ पे लगा कि नहीं इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है लिखने लिखने में, मैं उसको सीधे कट कॉपी पेस्ट मार के आ गया, ठीक है। और मेरी राइटिंग है ये, हाँ हाँ, ये मेरी ही नोट्स है, उसी को मैंने इसको छाप दिया है। इसमें तुम्हारा ज़्यादा बायो से रिलेटेड है, लेस देन केमिस्ट्री, कि हाँ भाई प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। जो केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं उनको बस इतना ही पता है कि हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग होता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अलावा तुम्हारा स्नेक वेनम हो गया, एंटीबॉडीज हो गई, चीज़ हो गया, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्रोटीन ही रहती हैं, ठीक है। इसकी मैंने लिस्ट दे दी है, याद करने का मन हो तुम्हें, बायो में ज़्यादा काम आएगा, रोडोप्सिन, रूबिस्को और पता नहीं क्या क्या,
होता होगा भाई, मैंने तो लिखा है। क्या? कौन सा ये? कहाँ? नहीं नहीं नहीं, फोटो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहली चीज, प्रोटीन होता क्या है? पॉलीमर की डेफिनेशन याद है? मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिल करके बने होते हैं, जिनको मोनोमर बोलते हैं। अब इसी यूनिट में अब मैं पॉलीमर और मोनोमर को चेंज कर दे रहा हूं, डेफिनेशन सारी सेम, बस पॉलीमर की जगह मैंने प्रोटीन कर दिया और मोनोमर की जगह मैंने अमीनो एसिड कर दिया। और ये लोग कैसे जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, वाटर निकलता है उसकी वजह से। तो जब तुम्हारे दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये निकलते हैं, लेट अस से अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, तो ये तुम्हें हमेशा एक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल देंगे। मान लो लेट अस से ये N कर दिया, इसको भी मैंने N कर दिया, तो ये जो चीज होती है प्रोटीन, ये तुम्हारे इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। ये किसकी वजह से लिंक्ड होता है? लिंक्ड वाया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब अगर मैं अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर लिखूं, जनरल स्ट्रक्चर, तो जनरल फॉर्म इसका ये होता है RCHNH2 और ये COOH। ठीक है, आइसोमेरिज्म हो गया। तो बताओ ये कायरल होगा या नहीं होगा? कायरल है ना। तो इसमें एक चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, इसका क्या यूज होता है मुझे याद नहीं है, ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी तुम्हारे प्रोटीन हैं, ठीक है, लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, कुछ भी मिल जाए, सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सारे के सारे तुम्हारे प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर, सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूं, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली, कहां लिखूं मैं, ये लो दिख रहा है, एडजस्ट मार लेना। क्या यहां तक सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट? बोल लो। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की अगर मैं क्लासिफाई करूं, तो प्रोटीन को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। तो पहले नीड के बेसिस पे मैं बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ नीड, तो नीड के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेंशियल, नाम से ही पता चल गया होगा कि इसको तुम्हें हमेशा किसी ना किसी डाइट के थ्रू तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको मार के खाना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई वेजिटेरियन है तो ध्यान रखना, प्लांट्स में लाइफ होती है, तो उसकी तुम जान ले रहे हो। यहाँ पे कोई जैन तो नहीं था ना? ठीक है, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल, मतलब तुम लो ना लो, तुम्हारी बॉडी हमेशा बनाती रहेगी। तुम्हें एसेंशियल के नाम याद रखने हैं, ठीक है, और इसको याद करने का जो मुझे तरीका बताया था मेरी मैम ने, वो ये था ml² T² VIPH, मिथियोनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन और हिस्टामिन। ठीक है, और इनके अलावा कुछ भी दिख जाए वो सारे के सारे तुम्हारे नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो मैं ग्लाइसिन लिख देता हूँ क्योंकि ग्लाइसिन इसमें है नहीं, और क्या होगा? आर्जिनिन। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, तुम लोग बायो के लोग हो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मछली वछली खाते हैं? मतलब मैंने ऐसा सुना है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा होता है क्या? अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि पेट में सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है। पूछ रहा हूं मैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो था तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ नीड। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ
solubility in water, पानी में वो प्रोटीन तुम्हारा soluble है या नहीं, उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है तुम्हारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे सिंपल है, सबसे आसान सी डेफिनेशन, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और अगर मैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोब या यूं कह लो ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे कर दो पूरा। हाँ, मतलब एनसीईआरटी ने तो स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, बट ऐसे करके अगर तुम कोई साइड बुक अगर देखोगे तो ऐसे करके पूरा ऐसे बना दिया है कि प्रोटीन जो है एक तरह से, मतलब लिटरली, मतलब एग्जैक्टली स्फेयर नहीं होता बट काइंड ऑफ स्फेरिकल टाइप दिखता है। ठीक है, ये वाला जो प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, और ये तुम्हारा इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में तुम्हारा केराटिन हो जाएगा। ठीक है, और एक एल्ब्यूमिन हो जाएगा। एल्ब्यूमिन क्या होता था? ठीक है, हाँ ठीक है, एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो ये वो वाला एल्ब्यूमिन नहीं, एल्ब्यूमिन भी दो तरह का होगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, हीटेड। ठीक है, मतलब जब तुम अंडे को फोड़ोगे तो पीले के अलावा जो कलरलेस लिक्विड होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, और वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा अगर करने की कोशिश करोगे तो। लेकिन जब उसको गर्म कर दो तो व्हाइट व्हाइट बन जाता है ना, वो कभी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैंने वो वाला पार्ट लिखा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तो इंसुलिन होता है जहां तक मुझे ध्यान है, और एक तुम्हारा हेमोग्लोबिन। पता नहीं, मुझे ऐसा किसी ने बताया कि हेमोग्लोबिन भी पूरा प्रोटीन नहीं होता, डिराइव्ड कुछ होता है, एक पार्ट होता है इसमें प्रोटीन का। ऐसा कुछ है क्या? तुम लोग बायो नीट ही पढ़ रहे हो ना? क्या? अच्छा ठीक है, होता होगा, मुझे जहां तक ध्यान है एक पार्ट जो है इसका, हीम वाला जो पार्ट है वो प्रोटीन है, ग्लोबिन वाला जो पार्ट है वो प्रोटीन है। ठीक है, क्या? शायद, जो भी हो। ठीक है, और भी शायद एग्जाम्पल होते होंगे, उन एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिख दिया, एटसेट्रा। क्या यहां तक सारा समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ये तो था ना तुम्हारे सिलेबस में 12th के? ओके, अगला क्या है? अगला है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें कितनी स्लाइड है भाई? ओके ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो, कितने स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के? 4। कौन कौन से? और क्वार्टनरी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मुझे जहां तक ध्यान है थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ह्यूमन में तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है। हो सकता है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता हो, इंसानों में प्राइमरी नहीं है। इंसानों में जो स्टार्टिंग होती है वो सेकेंडरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन तुम्हारे 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, टर्शरी, और लेटर से चौथा हो गया तुम्हारा क्वार्टरनरी। आए है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ये देखो, तुम लोग भी सोच रहे होगे कि पीडब्ल्यू में कैसे कैसे टीचर आ गए, स्पेलिंग तक नहीं पता। यार ऑटो करेक्शन की आदत हो गई है, मेन दिक्कत ही है। ठीक है, अगर तुम में से कोई आगे चल के आईएल्ट्स का एग्जाम देगा वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग चेक होती है। चलो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब एक सिंपल लीनियर चेन। ठीक है, सबसे सिंपल होता है, लीनियर चेन रहती है, या तो तुम इसको ऐसे कर लो या फिर तुम इसको इस तरह से कर लो कि हाँ भाई अमीनो एसिड है, बस जोड़ते चले गए, वो तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। क्या है, समझ में है? ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर हमें इमेजिन करना हो तो एक काम करो, इस एंड को पकड़ना और उस एंड को ट्विस्ट करना चालू करना। जब ट्विस्ट करना चालू करोगे तो तुम्हें लगता है धीरे धीरे ये ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, तो वैसे उस वजह से जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी अगर तुम फर्दर आओ तो ये दो तरह का होता है, एक होता है आई थिंक अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है आई थिंक बीटा प्लीटेड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में तुम्हारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और बीटा प्लीटेड में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स का जो एग्जाम्पल होगा वो तुम्हारा हो जाएगा केराटिन, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल सिल्क। ठीक है, टर्शरी की अगर मैं बात करूं, अब क्या करो, इसी एंड को पकड़े रहो और इसको ट्विस्ट कर रहे थे ना, और ट्विस्ट करो। जब और ज्यादा ट्विस्ट करने लगोगे तो ये स्ट्रक्चर अब ऐसा हो जाएगा, मुड़ने लगेगा। बोलो है ना? तो उसकी वजह से जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर में तुम्हारे जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोवेलेंट तो होता ही है, लेकिन कोवेलेंट के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है, ठीक है, डाइपोल फोर्सेस भी आ जाते हैं, ठीक है, और सल्फाइड लिंकेज भी आ जाता है। सल्फाइड लिंकेज यार तुम लोग हायर क्लास में तुम्हारे आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, नीट मतलब एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें पढ़ोगे शायद सल्फाइड लिंकेज, अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये सारी इतने सारे फोर्सेस आते हैं जो उसको मजबूर कर देते हैं और भी ज्यादा ट्विस्ट करने पे। लाइक अगर मान लो तुम लोग उस जमाने से लेटर से जब तुम्हारा फोन टेलीफोन का जो वायर होता था तो उसी को घुमा करके देखना, ऐसी कुछ आएगा। ठीक है, और क्वाटरनरी क्या होता है, इन चारों स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्वाटरनरी को सबसे स्टेबल बोला जाता है। तो अगर मैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करूं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल वो क्या है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, और पहला स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे था, तीसरा स्ट्रक्चर आई थिंक इस तरह से था। तो तीनों स्ट्रक्चर को जब कंबाइन कर दोगे तो वो तुम्हें कौन सा स्ट्रक्चर देगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या सबको समझ में आए? और सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर भी अगर तुमसे पूछा जाए क्वाटरनरी रहता है। ठीक है, मैंने टर्शरी का एग्जांपल लिखा क्या? किसी को याद है टर्शरी का एग्जांपल? टर्शरी का एग्जांपल जो जहां तक मुझे ध्यान है, एक तो तुम्हारा शायद ऐसा कुछ नाम था मायोग्लोबिन, और एक और ये क्या होता है मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बता दो मेरी नॉलेज के लिए, वरना पता चला मुझसे किसी ने पूछा मुझे पता ही नहीं। ओके, अब प्रोटीन की यार कमी से कोई बीमारी भी होती है, क्वाशियोकर, वो क्या होता है? बच्चों से, हाँ, मैंने थर्ड क्लास में जब मैं था तो मैंने देखा था जीके की बुक में कि ऐसा पेट ऐसा पूरा निकला हुआ रहता है। ओके, मेरा तो, मुझे तो नहीं है ना। चलो, आई होप यहाँ तक सारा समझ में आ गया हो। आई होप ये क्लास रिकॉर्ड हो रही होगी, है ना सर? रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो कुछ भी अपनी दिल की बात बोल सकता हूँ कि देखो यार मुझे क्वाशिकर है, तो आई होप इंक्रीमेंट कुछ आ जाए 15 तारीख तक। आई होप यहां तक सारा सब कुछ क्लियर होगा। ओके, अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये छोटे बच्चों में जो लोग काफी ज्यादा पढ़ने लगते हैं, होते हैं ना कुछ बच्चे के, लाइक तुम किसी रिलेटिव के यहाँ जाओ और वो तुमसे ही सवाल कर लेगा, भैया भैया ये बताओ भैया, तुम्हें मन करता है झापड़ मारने का, ठीक है, बट तुम्हारे मम्मी पापा भी सामने रहते हैं, तुम्हें भी किसी, और ये वो बच्चे होते हैं जो बेसिकली 8 साल तक के होते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद उनको भी पता चल जाता है कि पढ़ाई क्या चीज होती है, तो वो भी फिर तुमसे दूर भागते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो तुमसे ऊट पटांग सवाल करते हैं। तो एक सवाल ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, और गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से
गैस। अब भैया अंडा तो लिक्विड होता है, अंडे को जब गर्म करते हैं वो सॉलिड में आ जाता है, ऐसा क्यों? तो होते हैं कुछ बच्चे, या कुछ बच्चे ऐसा भी दिमाग लगाएंगे कि भैया फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं। या कोई बच्चा ऐसा भी तुम्हें बोल सकता है, तुम लोग भी आज सोचना कि अगर लेट अस से, और ये मैं पीडब्ल्यू को भी बोलूंगा, कि अगर सारे महीने में 28 दिन हो, सारे महीने में एक्सेप्ट फरवरी 29 दिन, तो टोटल 13 महीने हो जाएंगे। इट मीन्स हमें एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। खैर मजाक से था। कल का डिस्क्लेमर दोबारा दे देता हूँ, क्लास में की गई सभी बातें काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको इसको सुन के अगर आपका दिल दुखता है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है? ये मेंटल डिजीज है कि अगर तुम किसी को कुछ बोल दो और वो दिल पे ले ले, तो ये होता है। इसका मतलब ये नहीं किसी को भी गाली वाली देना चालू कर दो। ठीक है, चलो हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे आते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बेसिकली होता क्या है कि जब तुम किसी ग्लोब्यूलर प्रोटीन को किसी भी फिजिकल चेंज में लेके आते हो, ठीक है? फिजिकल चेंज इन कंडीशन का मतलब कि या तो तुमने उसको हीट कर दिया या फिर उसका पीएच चेंज कर दिया। चेंज इन पीएच, कि तुम मार्केट से इंस्पायर होकर गए लेमन टी पी के, तुमने कहा आज मैं लेमन मिल्क पीऊंगा, ठीक है? मतलब बाहर से इंस्पायर होकर गए, अरे मैंने बहुत अच्छी चीज पी, लेमन टी होता है, दूध में नींबू डाल के देखना, तो फट जाएगा। वो तो नए बच्चे को नहीं पता होगा ना, ठीक है? मतलब या तो तुम हीट कर दो या फिर उसका पीएच चेंज कर दो। तो होगा क्या, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि ऐसा स्ट्रक्चर का था, ठीक है, जैसे जैसे हीट करने लगोगे, हमें पता है जैसे जैसे हम लोग हीट करते हैं मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और उसमें जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड लिंकेज जो होता है वो भी टूटने लगता है। तो अगर ये धीरे धीरे टूटने लगेगा तो टूट करके ये ऐसा पूरा लीनियर हो जाएगा ना, और लीनियर किसको बोलते हैं हम लोग? फाइब्रस प्रोटीन को। तो ये जो फेनोमेना होता है जिसमें कोई भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट और चेंज इन पीएच, उस फेनोमेना को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। रीनेचुरेशन उस पे काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, कि लाइक दही को दोबारा से, हो सकता है किसी की मम्मी ने बहुत ज्यादा जोर से मार दिया हो, उस बच्चे ने दिल पे ले लिया हो और साइंटिस्ट बना हो और उसने अपना पेपर छपा हो कि रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब दही को दोबारा से दूध में कन्वर्ट करना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? एक तो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाइटनिंग ऑफ एग अपॉन बॉइलिंग। हाय हाय, अपॉन तक की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, क्या समझ में आया? पक्का? ओके चलो, अब देखो बुरा मत मानना, बट मुझे तुम सबका काटना है, तो मैंने एंजाइम नहीं पढ़ा है इसमें, ठीक है? तुम पूछोगे सर आप हमारा कैसे काट सकते हो, तो सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें कैटलिस्ट है, तो उसमें आई होप उसमें हो जाएगा कवर, ठीक है? बाय चांस अगर नहीं भी कवर होता, मान लेते एक पल के लिए, ठीक है, तो एंजाइम तुमने बहुत डिटेल में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, यहां तक कि माइट भी पॉसिबल मिकाइलिस मेंटल इक्वेशन तक पढ़ ली होगी, मे बी, अगर बहुत जोर से एंजाइम आ रहा होगा तुम्हारे टीचर को तो, ठीक है? तो मैं सीधे अब नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं, जो कि है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। यहां तक सबको सारा समझ में आया? ठीक है, मैं फास्ट थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो जो कल की क्लास में जो 5-6 स्लाइड रह गई थी उसको कवर करना है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ भाई, मैं जो भी फेस रीड कर पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि हाँ सबको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कोई अगर ऐसा हो बाय चांस कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बता दो, तो बोल सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन दी गई कि हर वो चीज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। लोगों ने कहा हाँ आ गया समझ में। फिर कुछ दिमाग में कुछ लोग आ गए, होता है ना थोड़ा
चुल मचाने वाले, ठीक है। एक इंसान आया, उसने लिखा CH3COH, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको अगर तुम अरेंज करो तो आई थिंक ये अरेंज हो जाएगा शायद से। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन फॉर्मूले में फिट होते थे, और एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी है C5H11O5, इसको राइबोस बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। राइबोस भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा था। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे, और कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन वो फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे। तो लोगों ने बोला कि नहीं यार ये फालतू वाली डेफिनेशन है, काम चलाऊ डेफिनेशन है, जुगाड़ू टाइप। तो लोगों ने बोला कि नहीं, हमें एक नई डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन दी गई वो ये दी गई कि ऐसी चीज, ये नाम दिया गया एक मिनट, नाम ये दिया गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो और उस OH के अलावा उसमें या तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या फिर एक तो ये डेफिनेशन हो गई, या फिर मान लो तुम्हारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जब उसको हाइड्रोलाइज किया, तो पहले तो नहीं था लेकिन जब हाइड्रोलाइज किया तो उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो हर वो चीज जिसमें जो ये हो, या फिर हर वो चीज जिसका हाइड्रोलिसिस करे और वो कन्वर्ट हो जाए इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उन सभी चीजों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का काम क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक। विटामिन का क्या काम था, विटामिन का काम ये था कि वो हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको फर्दर ये मतलब कैरी आउट करवाते रहे। क्योंकि मैंने जहां तक थोड़ा बहुत डिटेल में एक बार गलती से मैंने की बायो मॉलिक्यूल पढ़ ली थी, तो मुझे सब पता चला कि कोई कोएंजाइम और कुछ चीजें होती है, उनमें तुम्हारा विटामिन यूज होता है, और अगर बाय चांस वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो बॉडी फिर धीरे धीरे स्लो हो जाती है काम करना, तो उन सब चीज़ों में उसका यूज होता है। ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो। ओके, अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। बल्कि अगर मैं ओलिगो की भी बात करूं, ओलिगो को भी फर्दर डिवाइड किया गया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, इस तरह से। मोनोसैकेराइड का मतलब जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे मैंने लिखा था ना कि कुछ चीजें ऑलरेडी इस फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी, तो जो इस फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल होता है उसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। यानी कि मोनोसैकेराइड का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इस केस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, वो सब तुम्हारे मोनोसैकेराइड हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इस केस में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। अब हाइड्रोलिसिस होने के बाद अगर वो 2 कार्बोहाइड्रेट दे रहा है लेट अस से, तो वैसे को बोला जाएगा डाइसैकेराइड्स। अगर वो 3 दे रहा है तो ट्राई, और ऐसे ऐसे करके मुझे जहां तक ध्यान है 10 तक की क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर 10 या 10 से ऊपर होता है तो उसको किस में डाल दिया गया, पॉलीसैकेराइड्स में। और जब इनका हाइड्रोलिसिस करोगे, इनका हाइड्रोलिसिस होगा और लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ठीक है। इन सब के एग्जांपल भी आएंगे अभी आगे चल के। अब मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो मोनोसैकेराइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं इस मोनो की भी बात करूं तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है अल्डोज
और एक होता है कीटोज। नाम से ही पता चल रहा है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें अल्डिहाइड हो उसको हम लोग अल्डोज बोलेंगे, और वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन हो उसको हम लोग कीटोज बोलेंगे। और ये उसका एग्जाम्पल है, अनफॉर्चुनेटली याद करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे याद नहीं करना है, मुझे अगर याद करना भी होता है इंटरव्यू से एक दिन पहले याद करता हूँ, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछते यार, ठीक है। माइट भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो या तो तुम इससे ये पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, और एक ये पूछा जाता है, इसका टेट्रोस पूछा जाता है और इसका पेंटोस पूछा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। ये सबको पता होता है इसलिए पूछता नहीं है कि फ्रक्टोज क्या होता है और ग्लूकोज क्या होता है। और शायद ये तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि चाहे फ्रक्टोज हो चाहे ग्लूकोज हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फ्रक्टोज ज्यादा मीठा होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, ठीक है। और मे बी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सबसे छोटा अल्डोज कौन सा है या सबसे छोटा कीटोज कौन सा है, तो उस हिसाब से भी तुम्हें नाम ध्यान में रखने होंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आया? पक्का? ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है तुम्हारा फॉर्मूला एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और अगर मैं इसका कच्चा पक्का अगर मैं स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर आई थिंक ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है। पर सवाल ये उठता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान ने ऐसा पकड़ा क्रिस्टल और बोला अच्छा ऐसा दिख रहा है और ऐसे बना दिया, ऐसा होता है क्या? या तुम लोग पानी पीते तो उसमें लिखा हुआ रहता है क्या H और O? नहीं ना। इसका मतलब किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी को पता चला होगा कि इसमें अल्डिहाइड होगा या इसमें अल्कोहल के ग्रुप होंगे वगैरह वगैरह। तो ये वही टॉपिक है फॉर्मूला एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हमें पता कैसे चला कि ग्लूकोज में 6 ही कार्बन है या ग्लूकोज में इतने अल्कोहल है या अल्डिहाइड है वगैरह वगैरह। अल्डिहाइड वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा, वो तुम लोग को पता होगा। अल्डिहाइड के लिए उन्होंने क्या किया होगा, फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट दिया था, कंफर्म हो गया था कि हाँ भाई ये अल्डिहाइड है। फ्रक्टोज भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कीटोन जो है, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता, या कीटोन जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, फ्रक्टोज दे देता है। इसका कोई रीजन बता सकता है? फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट कैसे दे सकता है या फेलिंग टेस्ट कैसे दे सकता है? फेलिंग टेस्ट बेसिकली। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें फेलिंग टेस्ट ध्यान होगा तो उसमें तुम्हारा CuSO4.5H2O रहता है और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रहता है, बेसिकली मीडियम बेसिक होता है। तो कीटोन की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो बेसिक मीडियम में जाता है ना तो अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है, और इस वजह से फ्रक्टोज जो है वो तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट दे दे, सॉरी फेलिंग टेस्ट दे देता है। ये जो मैंने अभी बोला बहुत बहुत कम चांस है कि तुमसे पूछा जाएगा, ये बस ऐसे मैंने बता दिया, ठीक है। और न, या फिर ऐसी बस याद ध्यान रख लेना कि हाँ भाई कीटोन भी दे, फ्रक्टोज भी दे देता है, ठीक है। अब हाँ हाँ हो जाता है। वो टॉटामेरिज्म सुना है? उसमें भी तो ऐसे ही होता है, एसिडिक मीडियम जैसे ही आता है वो अपने आप को एकदम से कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। मुझे ही देख लो, जैसे ही कुछ एसिडिक मीडियम हो, जैसे मैं बाहर निकलूँ मेट्रो में जाते के साथ यूं बाल वाल सही करूंगा, मीडियम जैसी चेंज होगा मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाता है। आई होप समझ सकते होगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये तो मैंने बता दिया कि टेस्ट फॉर अल्डिहाइड या टेस्ट फॉर कीटोन के लिए उन्होंने क्या किया हो, किसने किया था मुझे ये भी नहीं पता, वरना मैं बहुत गालियां देता, उसकी वजह से मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग भी बेचारे बोर हो रहे होगे कि यार क्या क्या ही पढ़ा रहे हो ये वो, ठीक है। खैर कीटोन टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं बता रहा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। मैं बाकी के जो टेस्ट हैं उन पे आ रहा हूँ। तो पहला है इसमें तुम्हारा टेस्ट फॉर नंबर ऑफ कार्बन। कैसे पता चला कि इसमें 6 कार्बन है? ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी ने जो टॉपिक था वो ये लिखा, रिएक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रिएक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जो होता है ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है भाई। देखो आयोडीन जो है बहुत बड़ा एटम है और हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम है,
तो डेफिनेटली अगर तुम HI का रिएक्शन करवाते हो वो तुरंत टूट जाएगा H+ और I- में, मतलब बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो होता क्या है, जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे, लेट अस से एल्डिहाइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CHOH, ये होल 4 और ये CH2OH, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। हो सकता है तुम में से शायद से कोई पूछे कि सर आप सारे OH एक साइड भी तो लगा सकते थे, ये सारे OH इधर कर सकते थे। हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा इसका क्या रीजन है, थोड़ी देर में बताता हूं। तो जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे ना, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो जब तुम्हारा रिएक्शन होगा ये सारा का सारा पार्ट नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट होता है और बाकी का जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये नाम सुना है या नहीं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम सुना है ऐसा कुछ? अगर कभी थोड़ा डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा, तो जैसी रिएक्शन हुआ एक लिक्विड बेसिकली आया, हेक्सेन एक लिक्विड होता है, तो उसको हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, तो उससे वेरीफाई किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो लिक्विड होगा उसमें भी थोड़ी लिखा हुआ है इसमें 6 कार्बन है, या वो निकलते के साथ बोलेगा मैं 6 कार्बन वाला हूं, ठीक है। उसको डाला गया NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो पता चला कि ये तुम्हारा हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, हेक्सेन मॉलिक्यूल है। क्या ये समझ में है? जो हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी तुम लोगों ने पढ़ी कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, वाटर बेंट होता है, ये सब का एक प्रैक्टिकल एविडेंस भी तो होना चाहिए ना, कि तुमने थ्योरेटिकली तो बता दिया, अब प्रैक्टिकली कैसे वेरीफाई करोगे, क्योंकि पढ़ाया भी गया होगा हाइब्रिडेशन जो वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर हाइपोथेटिकल है कॉन्सेप्ट तो पढ़ा क्यों रहे हो? बहुत सारे बच्चों को तो यहीं से चिढ़ मच जाती है। तो वो चीज़ है तुम्हारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें डाला गया, देखा गया हाँ भाई ये वही सिग्नल दे रहा है, यही होगा। मतलब जो तुमने थ्योरेटिकली सोचा और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आया वो मैच कर रहा था। क्या यहाँ तक समझ में आए? तो इस टेस्ट से पता चल गया कि हाँ भाई हमारे इसमें क्या होगा, 6 कार्बन होंगे। क्या इसमें कोई डाउट है? ओके। दूसरा है तुम्हारा टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के लिए क्या किया गया? तो इसके लिए क्या किया, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया गया COH H CH2OH, ये होल 4, इसका रिएक्शन करवाया गया, मुझे जहां तक ध्यान है इसका किससे रिएक्शन करवाया था, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये चीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये क्या करेगा, अल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो अल्कोहल होगा, कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, उसको भी इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इससे हम लोग कंफर्म हो गए कि हाँ भाई जो हमारा ग्लूकोज है उसमें क्या क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल का ग्रुप है और एक अल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी के 6 कार्बन के साथ क्या चीज जुड़ी है उसके बारे में अभी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। एक अलग से भी टेस्ट हुआ कि क्या सच में 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाया था, वो भी मैं लिखने वाला हूं। यहां तक सबको सारा क्लियर है? ओके। तीसरा है तुम्हारा टेस्ट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। हो सकता है तुम में से शायद कोई बोले कि सर लुकास टेस्ट कर लेता या विक्टर मेयर टेस्ट कर लेता, थोड़ा टीडियस हो जाता। और अगर लुकास टेस्ट अगर ध्यान होगा कि मान लो अगर वो टेस्ट कर रहा है, रिएक्शन करवा रहा है, तो उसमें 2 डिग्री अल्कोहल भी है ना, वो भी तो 10 मिनट के बाद टेस्ट देगा ना, तो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो भी तुम्हारा एल्डिहाइड था, जो भी एल्डिहाइड था, इसको इन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। तो इसने क्या किया, नीचे जो नहीं, Br नहीं, ये भी बेसिकली ब्रोमीन वाटर जो है ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता। इसने क्या किया, अगर देखो एल्डिहाइड को छोड़ दिया लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। मतलब इतना कंफर्म हो गया कि 6 कार्बन है और उस 6 कार्बन में एक के पास 1 डिग्री अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है। अब सवाल उठता है कि बाकी के 4 कार्बन के पास क्या है। तो उसके लिए उन्होंने एक और टेस्ट किया और उस टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर आया।
वो टेस्ट था तुम्हारा रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड लेट अस से CHO और ये COH H CH2OH, ये 4, और ये तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो होगा क्या, जब तुम लोग रिएक्शन करवाओगे तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये पूरा पार्ट क्या निकल गया CH3 COH, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है। अच्छा, अगर इस अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा होगा इसका मतलब बाकी से भी कर रहा होगा, तो कितने तुम्हारे OH है 5 है टोटल, इसको ये भी तो है, यानी कि तुम्हें क्या मिलेगा 5 मोल्स ऑफ CH3 COH और बाकी का पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा CHO, ये CO। अब देखो O से क्या जुड़ जाएगा, आई थिंक ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O CH3। इसको मैं काम कर रहा हूं, थोड़ा सा रब करके रेड से लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो जाए कि ये जो रेड वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा इधर जुड़ गया CH3, और ये यहां पे ये कितने हैं 4 है आई थिंक, ठीक है, और CHO और उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। और फिर बाद में जब उसको क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट किया गया तो पता चला कि हमारे पास 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आया। तो 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड से ये कंफर्म हो गया कि एक अल्कोहल तो कंफर्म था, लेकिन हमें इसके अलावा भी 4 मोल एसिटिक एसिड एक्स्ट्रा मिल रहा है। 3 डिग्री पॉसिबल स्ट्रक्चर हो ही नहीं पाता इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बाकी के जो 4 होंगे वो तुम्हारे 2 डिग्री अल्कोहल होंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि हाँ भाई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो मैंने वैसा बनाया था। क्या यहां तक समझ में आया? अब जब हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह से था, C डबल बॉन्ड OH COH H CHOH ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर आया। अब इस स्ट्रक्चर पे कुछ थोड़ी और आगे चल के रिसर्च हुई जिसका मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि सारे OH एक जगह हो सकते हैं ना, ये सारे OH उधर भी हो सकते हैं। अगर तुम गौर करो तो ये जितने भी कार्बन है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, तुम्हें लगता है सारे के सारे कायरल है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला माइट बी पॉसिबल तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ किसी भी कंपाउंड का, बेसिकली ग्लूकोज वैसे मैंने लिखा ये बराबर होगा 2 का पावर n, और यहां पे n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहां पे टोटल कायरल कार्बन कितने हैं 4 है ना, तो ग्लूकोज जो है ओवरऑल 2 का पावर 4 यानी कि 16 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब उन 16 फॉर्म में एक ग्लूकोज का फॉर्म ऐसा भी होगा जिसमें सारे OH इस साइड होंगे, एक ऐसा भी होगा जिसमें सारे OH इस साइड होंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया, क्योंकि यही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये H मैंने इधर लिखा है ना, एक H उधर भी तो हो सकता था, तो ऐसे करके तुम्हारे ओवरऑल 16 बनेंगे। वैसे अगर तुम लोग इससे लेट से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तुमने कहा कि अच्छा सर ने 16 बोला, 16 बना के देखते हैं, अगर बनाने की कोशिश करते हो शायद से 12 या 8 पे आकर के अटक जाओगे, बनेगा ही नहीं। तो तुम लोग बोलोगे कि या तो सर ने हमें मामू बना दिया या फिर मैं ही कुछ गलती कर रहा हूं। तो हुआ ये बेसिकली कि जब तुम 16 स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे इस पर्टिकुलर केस में नहीं बना पाओगे। तो साइंटिस्ट ने भी सोचा यार फॉर्मूला तो गलत है नहीं, तो इसका मतलब कि 16 आना तो चाहिए लेकिन किसी और फॉर्म में आना चाहिए। किसी के दिमाग में आया कि यार ये अल्डिहाइड है, तो इसका मतलब
इसका मतलब कि ये NaHSO3 से रिएक्शन करना तो चाहिए ना। उसी तरह से अमोनिया से रिएक्शन करना चाहिए, उसी तरह से इसको ऑक्साइम फॉर्मेशन भी करना चाहिए, हाँ या ना। ये कब होता? अगर एल्डिहाइड होता। इतना तो श्योर था कि एल्डिहाइड है इसमें, लेकिन हुआ ये कि जब रिएक्शन करवा रहे थे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों के दोनों ने इन टेस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज NaHCO टेस्ट नहीं देता, अमोनिया टेस्ट नहीं देता, ऑक्साइम टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब कि एल्डिहाइड का जो पार्ट है वो मिसिंग है। तो अब लोगों के दिमाग में सवाल उठ गया कि यार ये बोल रहा है मिसिंग है, टॉलन और फेलिंग दे रहा है, तो आखिर है क्या ये? तो बाद में पता चला, इसके बाद एक रिएक्शन हुआ कि क्या किसी के दिमाग में आया कि क्या एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है या नहीं। किसी ने करवाया, तो फिर उसका फिर बाद में नाम आया एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो किसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि यार अगर ये चीज पॉसिबल है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेल्फ रिएक्शन कर जाए। तो उस 16 आइसोमर में कुछ आइसोमर ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ रिएक्शन कर सकते हैं। अब ये एल्डिहाइड चाहे तो इससे भी रिएक्शन करे। अगर बाय चांस इसने इससे रिएक्शन किया, मान लो 1 और 2 से, मैंने मान लिया, तो एक बात बताओ, अगर 1 और 2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो आई थिंक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा ना, बोलो है ना। अगर 1 और 3 करेगा तो स्क्वायर ऐसे ऐसे करके, बोलो है ना। तुम लोगों ने शायद से पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो अल्डिहाइड इस वाले कार्बन से नहीं करता, इस वाले से कार्बन, वो कहां पे रिएक्शन करेगा? जो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। तो जब तुम करने की कोशिश करोगे तो यहां पे आकर के रुकोगे। तो इसका मतलब कि उस 16 आइसोमर में कुछ ग्लूकोज के आइसोमर जो हैं, इनको देखते ही अपने आप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। होता है ना कि तुम लेटर से एकदम मम्मी के सामने बहुत ही हाई फाई, एकदम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर के बात कर रहे हो, और एकदम से जैसे पापा आए तो तुमने एकदम से शर्म की चादर ओढ़ ली, नहीं कुछ वैसा कि मम्मी ने तुम्हें बोला कि हाँ भाई जाओ कमरे की सफाई कर लो, तो तुमने बोला मैं नहीं कर रहा। फिर पापा कहा हाँ किसकी आवाज आ रही है, तो चुपचाप से करने लगे। मतलब वैसे तो तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल, कौन कौन से, अमोनिया, ऑक्साइम फॉर्मेशन या NaHSO3, उनके प्रेजेंस में जैसे ही वो आता है, इससे पहले कि वो रिएक्शन कर पाए, ये अपने आप को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है और बोलता है कि भाई हमारे पास तो एल्डिहाइड है ही नहीं, हम रिएक्शन कहां से करें। क्या ये समझ में आया? पक्का? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्कूल के ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें वो ड्रॉ करने को नहीं देगा, तो उसके लिए बेफिक्र हो जाओ। चाहे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो, चाहे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हो। क्या ये समझ में है? ओके। ये कोई बता सकता है क्या होता है म्यूटा रोटेशन? किसी को कुछ आइडिया? बोर्ड में पढ़ा होगा शायद। डेक्स्ट्रोलीवो तो नहीं है, तुमने थोड़ा सा सही बोला। चलो देखो, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ग्लूकोज ओवरऑल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 16 फॉर्म में, ठीक है। उस 16 फॉर्म में 2 फॉर्म ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक फॉर्म को बोला जाता है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई ग्लूकोज का सैंपल है, तुम्हें नहीं पता कि वो ग्लूकोज का सैंपल कैसा है। लेट अस से जो भी तुम्हारा ग्लूकोज का सैंपल है उसको इथानॉल में डिसॉल्व करो 30 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी वो मिक्सचर आए उसको इतना हीट करो कि सारा का सारा इथानॉल इवेपोरेट हो जाए, तब जाकर के जो ग्लूकोज मिलेगा उस ग्लूकोज को बोला जाता है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है नेचर में। मतलब आउट ऑफ दो 16 सबसे ज्यादा तुम्हारा अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 146 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है
वो तुम्हारा होता है 119 डिग्री क्लॉकवाइज, कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को 119 डिग्री रोटेट कर देता है। ये बस मैंने प्रिपरेशन का तरीका बताया कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को कैसे बना सकते हो। उसी तरह से मान लो तुम्हारे पास कोई ग्लूकोज का सैंपल है। तुमने क्या किया, उस ग्लूकोज के सैंपल को पिरिडीन में डाला और उसको 98 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। वो कोई सैंपल बना, कोई मिक्सचर, उसको मिक्सचर को फिर तुमने हीट कर दिया। तब तक हीट किया जब तक कि सारा का सारा पिरिडीन इवेपोरेट ना हो जाए। तब जो तुम्हारा ड्राई सैंपल आएगा वो सैंपल हमेशा और हमेशा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहलाएगा। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में जो H होता है वो इस साइड होता है, अगर इस साइड हुआ तो अल्फा, इस साइड अगर मान लो मैं लिख देता तो वो बीटा हो जाता। तो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो होता है 19.2 डिग्री क्लॉकवाइज। ये डेटा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हो सकता तुम पूछो कि सर आप तो म्यूटा रोटेशन पढ़ा रहे थे, अब तो भटक गए टॉपिक से। पहले बताओ यहां तक समझ आया? पहले मैं देख लो अगली स्लाइड है अभी या नहीं अवेलेबल। ओके नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब देखो हमें पता चल गया अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। अब तुम क्या करो, उस अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को पानी में डालो। पानी में जब डालोगे तो ऑब्वियसली वो डिसॉल्व होना चालू होगा। फॉर एन इंस्टेंस उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 119 डिग्री रहेगा जो मैंने लिखा था, लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आएगा वो 52.7 में आकर के रुक जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कुछ अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। ये समझ में है? उसी तरह से अगर मानो तुमने बीटा फॉर्म लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया तो फॉर एन इंस्टेंस वो 19.2 डिग्री क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगेन 52.7 डिग्री पर आकर के रुक जाएगा। इसका मतलब कि कुछ बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो ये जो चेंज होता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लाइट का, ठीक है, जब तुम किसी भी ग्लूकोज को डिसॉल्व कर, ध्यान रखना म्यूटा रोटेशन जो है ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक टर्म लिया गया है। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व करोगे उनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा। तो ये जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लाइट होता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बेसिकली ग्लूकोज के केस में, तो इसको क्या नाम बोलेंगे हम लोग? म्यूटा रोटेशन। समझ में है? मैं लिख देता हूं। इस कॉल्ड के बाद आगे खुद से लिख लेना यार, आगे मैं नहीं लिख रहा। म्यूटा रोटेशन इज कॉल्ड डैश। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ये भी तुमसे लोगों से पूछ सकता है। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वैसे तो इनको आइसोमर ही बोला जाएगा, बोला है ना? तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग एनोमर के नाम से जानते, ध्यान रखना। ये दोनों को कलेक्टिवली एनोमर बोला जाता है। क्या यहां तक सारा समझ में आया? पक्का? किसी को कोई डाउट है? ओके, कितना टाइम बचा है? इसको दिखता भी नहीं यार टाइम। हाँ कोई नहीं, अगला देखो। हाँ है, हाँ 2:15 पे होते। मुझे पता है मेरी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट झेलना पड़ेगा यार, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा डाइसैकेराइड्स। नाउ यू आर लकी, अब तुम्हें कोई सुक्रोज या लैक्टोज उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट उनके बारे में कुछ टर्म्स हैं जो तुमसे पूछा जाए। डाइसैकेराइड में से मैंने बता दिया था, ऐसा एल्डिहाइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व करो और वो दो कार्बोहाइड्रेट दे छोटे छोटे, तो उसको डाइसैकेराइड हम लोग बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब
जब तुम लोग शुगर को या लेटस से सुक्रोज को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये तुम्हें एक मिक्सचर देता है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और साथ ही साथ बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। जब भी तुम किसी भी सुक्रोज को पानी में डिसॉल्व करोगे हमेशा ये दो चीजें देगा। इस पूरे मिक्सचर को, मतलब जब तुम चीनी है बेसिकली सुक्रोज, कि जब तुम चीनी को पानी में डिसॉल्व करोगे, हिंदी में उसको चाशनी बोलता है आई थिंक, शायद से। इंग्लिश में उसी चीज को बोला जाता है इनवर्ट सिरप। समझ में आया? तो जाना आपसे हलवाई की दुकान पे, उसको बोलना आई नीड इनवर्ट सिरप, ठीक है? थोड़ा लगेगा उसको भी कि हाँ अच्छा है। ये समझ में आया इनवर्ट सिरप क्या होता है? ध्यान रखना, इनवर्ट सिरप का मतलब सुक्रोज के लिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि क्या अगर हम माल्टोज को या लैक्टोज को अगर हम डिसॉल्व करते हैं उसमें भी मिलेगा, लेकिन क्या उसके मिक्सचर को इनवर्ट सिरप बोलेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है या ये ना का मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पता है या नहीं बोलेंगे? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। अल्लाह ना करे कि कोई एनटीए वाला या अगर ये लेटर से देख रहा हो, उसने बोला अच्छा यहाँ से क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है? टेक्निकली बोलना चाहिए, बाकी देखो क्या होता है। यहां तक समझ में है? ओके, इतना तो ये भी पता होगा, ये मैं बताना भूल गया था, लिख दे रहा हूं कि जब तुम्हारे दो मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तब वो क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अगर कोई डाइसैकेराइड, ठीक है, इसमें तुमने मान लो लेटस से टॉलरेंस रिएजेंट डाला, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो टेस्ट दे देगा या फिर वो टेस्ट नहीं देगा। तो जो टॉलरेंस टेस्ट दे देते हैं उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो वैसे शुगर को क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर, और इसका एग्जांपल है तुम्हारा सुक्रोज। और जो टॉलरेंस टेस्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, रिड्यूसिंग टेस्ट, इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा माल्टोज, ठीक है, एंड लैक्टोज। ये सब तुम्हारा टेस्ट दे देते हैं, लेकिन जो तुम्हारा क्या बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे पाता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। इसमें तुमसे बॉन्डिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि किसकी बॉन्डिंग कहां से होती है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं और इसको प्लीज याद कर लेना। सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो सुक्रोज में जो बॉन्डिंग होती है वो C1 ग्लूकोज और C2 फ्रक्टोज, C2 होता है। अगर तुम लोग को ध्यान होगा तो C1 मतलब पहले कार्बन पे एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पे कीटोन होता है, और वहीं से जुड़ रहे हैं। अब चूंकि वहीं से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां से उनका एल्डिहाइड या कीटोन वाला जो नेचर है वो गायब हो रहा है। इसी वजह से ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है समझ में? अगर मैं बात करूं लेटस से माल्टोज की, ठीक है, तो ये तुम्हारा, अरे एक चीज मैंने मिस कर दी, अल्फा और बीटा। इसमें तुम्हारा दोनों ही अल्फा ग्लूकोज होते हैं। अल्फा ग्लूकोज एक तो C1 होता है, दूसरा भी अल्फा ही ग्लूकोज होता है, लेकिन ये तुम्हारा जहां तक मुझे ध्यान है C4 होता है। अब भले से इसका एल्डिहाइड नेचर चला गया, इसका तो है ना अभी भी, तो इसी वजह से तुम्हारा माल्टोज जो होता है वो तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट दे देता है। और एक है तुम्हारा आई थिंक शायद से लैक्टोज, ये है तुम्हारा आई थिंक शायद से अल्फा ग्लूकोज, तो ये रहेगा ही नहीं नहीं नहीं, अल्फा गैलेक्टोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ये भी शायद से C1 है और ये तुम्हारा C4 है।
इसको प्लीज मेरे को वेरीफाई कर दो यार। क्या नहीं, दोनों में ही अल्फा है। मैं जानना चाहता हूं अगर किसी के पास बुक है तो। ये मैंने जो लिखा है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज और ग्लूकोज गैलेक्टोज, इतना मैं श्योर हूं। इसके आगे का मैं बस पूछना चाह रहा हूं। अगर कोई, या एक काम करो ना, चलो मैं बच गया तुम लोगों के होमवर्क, पता करना क्या होता है। ये तुम लोग खुद ही देख लेना ये क्या होता होगा। बस ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं इसके लिए श्योर हूं पूरा, इसके लिए भी पूरा श्योर हूं, इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे को। तो मैं बोलूंगा कि ये डाउट तुम लोग खुद से एक बार एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम लोगों को। बीटा है कौन सा वाला? एनसीईआरटी में लिखा है? अब कोई सी, कहां पे करना है करेक्शन? दोनों ही बीटा है, ठीक है। ये लो, ये लो, ये भी बीटा, और पता नहीं, मुझे फिर भी डाउट हो रहा है। खैर घर जाकर के एनसीईआरटी में देख लेना, जो भी होगा उसको याद कर लेना, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्या यहां तक सारा समझ में आए? बोलो ओके। इसके बाद अगला, ये बहुत ही रद्दी टॉपिक लगता है मुझे, पॉलीसैकेराइड। तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक 3 पॉलीसैकेराइड्स हैं। एक है शायद से तुम्हारा स्टार्च, तुम्हें इनका कॉम्पोजिशन याद रखना है। एक है तुम्हारा अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। 80-20 का रेशो होता है। किसका 80 होता है, किसका 20 होता है? ये तुम्हारा 80% और ये तुम्हारा 20%। दूसरा जो तुम्हें पढ़ना है वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज किस चीज का बना होता है? क्या क्या ये मुझे जहां तक ध्यान है ये ग्लूकोज ही का होता है, लेकिन ग्लूकोज की मतलब ऐसी कोई चेन होती है इस तरह से। अगर एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे ना, तो लेटेस्ट से अगर मैंने, एक मिनट रुक जाओ, एनसीईआरटी अगर खोल के देखो, लेटेस्ट से ये तुम्हारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऑक्सीजन रहता है ना, ठीक है। अब दूसरा जो तुम्हारा ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे जाता है इस तरह से, और फिर ये ऐसे, और ये चेन तुम्हारी चलती चली आती है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा सेलुलोज के केस में। स्ट्रक्चर अगेन याद नहीं रखना है, ये बस मैं बता रहा हूं। और उसी तरह से तीसरा तुम्हारा क्या है, इसी के जैसा ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजेन को मुझे जहां तक ध्यान है शायद से एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? आई थिंक खत्म हो गया है। अरे वाह, अभी खत्म नहीं हुआ बे। अब सुनो अब बेसिकली कल के कुछ पुराने पाप, उसको मुझे कवर करना है। कहां तक हुआ था? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो मुझे प्लीज दुश्मन की नजर से मत देखो। हम लोगों ने, मुझे जहां तक ध्यान है, कॉक्स बता दिया था ना, हाइड्रोकार्बन हो गया था, नॉक्स बताना था, ठीक है। चलो ये देखो यार, किसी को यार ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा ही फास्ट पढ़ा देता हूं? हैं? हाँ, चेहरे पे, पीठ पीछे तो क्या खैर क्या ही चलता होगा, हैं? अच्छा ठीक है। चलो देखो, नॉक्स की अगर मैं बात करूं तो नॉक्स का जो सोर्स होता है, ठीक है, अगर मैं इसके नेचुरल सोर्स की बात करूं, नेचुरल सोर्स होता है तुम्हारा बैक्टीरियल एक्टिविटी। वो कोई शायद राइजोबियम करके कुछ बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करता है, उसकी एक्टिविटी से ये करता है। ऑब्वियसली ना के बराबर, नेचुरल में तुम्हारा यही सोर्स है, ठीक है। लेकिन मैनमेड सोर्स क्या होगा? मैनमेड सोर्स, मैनमेड सोर्स तुम्हारा एक तो तुम्हारा कंबशन होगा, किस चीज का? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और जहां पे तुम्हारा ऑसवर्ल्ड प्रोसेस होता है, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस याद है, उसमें तुम्हारा NO और NO2 ये सब बनता है। तो बहुत सारा NO और NO2 ना एनवायरनमेंट में लीक हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है।
तो उसमें भी तुम्हारा ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई है जो प्लेन में कभी किसी ने ट्रैवल किया हो? तो प्लेन का जो डिस्चार्ज होता है, जैसे गाड़ी का जो धुआं होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, गाड़ी का जो धुआं होता है वो CO2 रहता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो SO2 रहता है। प्लेन का जो डिस्चार्ज होता है वो NO2 रहता है। और अगर किसी ने ये गेम खेला हो, फास्ट एंड फ्यूरियस बोलो, NFS अगर खेला हो, NFS नाम सुना है, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, तो उसमें जब ऑल्ट की जब दबाते हो तुम लोग तो नाइट्रस कुछ यूज़ होता है। किसी ने अगर मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें भी आई थिंक वो नाइट्रस यूज़ करता है, बेसिकली स्पीड गेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन सब में बेसिकली ये हमारे होता है। अब सवाल ये उठता है, ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो इसके खतरनाक से पहले तो मैं ये बता देता हूँ इसका सिंक क्या है। सिंक है इसका, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, एसिड रेन की फॉर्म में NO2 H2O से कंबाइन करके HNO3 बनाता है और उसी फॉर्म में आता है, बहुत ही डाइल्यूटेड होता है वो। और वो अगर तुम बारिश में नहाओ और बारिश में नहाने के बाद जब अपने बालों को ऐसे करो, बदन को ऐसे करो और तुम्हें चपचप लगने लगे, चिपचिपापन, समझ जाना कि एसिड रेन हो रहा है, ठीक है। ये मत समझना कि मेरी स्किन ऑयली है ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करता हूं। हार्मफुल इफेक्ट, जब NO2 आता है, ऑब्वियसली ये NO2 तुम्हारे प्लांट से भी इंटरेक्ट करेगा। तो प्लांट से जब इंटरेक्ट करता है ना, तो प्लांट भूल जाता है उसका काम क्या है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी को खो देता है, ठीक है। तो पहली इसका तो यही हो गया, प्लांट लूजेस इट्स एबिलिटी टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस। कि मैं पढ़ा रहा हूं और अचानक से इधर साइड से कोई मैम पास हुई, मान लो, तो आई विल लूज माई एबिलिटी टू टीच, ठीक है। ये काट देना अरे मत काटना, छोड़ो, हटाओ, इतना मजाक चलता है, ठीक है। तो इसकी NO2 जैसे ही आएगा, प्लांट अपने धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को खो देता है। इसके अलावा जो दूसरी हार्मफुल एक्टिविटी है वो है तुम्हारा फेडिंग ऑफ कलर। किसमें? इन टेक्सटाइल्स में। एक इसका भी बाप होता है SO2, वो टेक्सटाइल के अलावा और बाकी सारी चीज़ों के भी कलर हटा दे, लेकिन ये कपड़ों के कलर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा ये होता है, ठीक है। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो CO है उसको हेमोग्लोबिन से कितना प्यार है? 300 टाइम्स। हेमोग्लोबिन को NO2 से प्यार पता है कितना होता है? 1500 टाइम्स, 1500 गुना ज्यादा। ये अलग बात है कि ये चीज जो है ज्यादातर एयरपोर्ट पे डिस्चार्ज होती है, और एयरपोर्ट अगर कोई गया होगा, एयरपोर्ट बहुत वास्ट एरिया होता है, तो वो जो तुम्हारा जो गैस है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है, इंसानों तक, या अगर जाएगा भी तो बहुत कम जाता है, और ज्यादातर वो तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर में 6-7 किलोमीटर के ऊपर पे डिस्चार्ज होता है, तो उतना इफेक्ट नहीं आता। अगर तुम्हें गर्मी के मौसम में जो शाम का मौसम है वो हल्का ब्राउन ब्राउन दिखे, क्योंकि NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, तो तुम समझ जाना एनवायरनमेंट में NO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। कि 50 साल के हो और अचानक से तुम्हें न्यूज़ आए यू हैव लंग कैंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्या यहां तक सारा समझ में आया? पक्का? ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा सॉक्स एज पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये एक लौता ऐसा पॉल्यूटेंट है जिसके लिए इंसान ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। बाकी के जितने पॉल्यूटेंट हैं उसके लिए तो खैर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये पॉल्यूटेंट जो है यहां से आता है, वोल्केनिक इरप्शन। लगभग 60 से 70% यहीं से आता है, ठीक है। और जो तुम्हारा जो मैनमेड सोर्स है, मैनमेड सोर्स में तुम्हारा एक तो रोस्टिंग हो जाएगा। रोस्टिंग समझते हो? दोस्तों की बेइज्जती मारना, वो वाला रोस्टिंग नहीं। रोस्टिंग मतलब क्या बोलते हैं, वो जो कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाला आता है ना,
उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम किसी की बुराई करोगे और वो नाक से फिर SO2 निकालना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और एक और है तुम्हारा, मैंने बता रखा है, ले दे के जब तुम्हारे दिमाग में ना आए तो क्या लिखना, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अच्छा, इसके सिंक की अगर बात की जाए तो इसका सिंक जो है वो इकलौता जो सिंक है वो है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मार्बल बेसिकली, ठीक है। तो जब भी जहां पे भी तुम्हारा SO2 या SO3 रिलीज होता है, ठीक है, वो मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को या तुम्हारे लेटेस्ट से आयरन से जो बनी हुई चीजें होती है उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसके हार्मफुल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, हार्मफुल इफेक्ट्स, तो पहला तो यही हो जाएगा, सीवियरली डैमेज किसको किसको, मार्बल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर आयरन मॉन्यूमेंट्स। आयरन मॉन्यूमेंट्स का मतलब कि वो मॉन्यूमेंट जिसमें लोहा काफी ज्यादा यूज हुआ हो और वो फिजिकली दिख भी रहा हो कि हाँ भाई वहां पे लोहा है, उसमें जंग बहुत तेजी से लगता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड रेन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि SO3 वाटर से कंबाइन करके H2SO4 बना देता है और ऑब्वियसली वो भी बहुत नुकसान करेगा। अब अगर तुम्हें ध्यान होगा तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, 500 ppm पे नुकसान करता है। उसके बाद मैंने कॉक्स पढ़ाया जो 300 ppm पे नुकसान करता है। उसके बाद मैंने नॉक्स पढ़ाया, नॉक्स इंसानों से ज्यादा प्लांट्स को नुकसान करता है। और उसके बाद मैंने ये वाला जो है ये और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर SO2 तुम्हारा एनवायरनमेंट में 5 ppm है, बहुत कम देख सकते हो, लेकिन इसी 5 ppm पे ही वो तुम्हारे आईज में इरिटेशन करना चालू कर देगा, ठीक है, थ्रोट में इन्फेक्शन करना चालू कर देगा। और अगर SO3 हो गया, SO3 तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, सिर्फ 1 ppm काफी होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली सीवियर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। सीवियर डिस्कम्फर्ट का मतलब कि जब मान लो तुम कहीं रास्ते से जा रहे हो और किसी यूरिनरी वाली जगह से जाओ तो तुम्हें आता है ना अमोनिया की स्मेल, बहुत गंदी, बर्दाश्त से बाहर, ऐसे इसका होता है, ठीक है। अमोनिया लाइक नहीं होती लेकिन तुम इसको भी झेल नहीं सकते, ठीक है। इन जितने भी पॉल्यूटेंट पड़ा है सभी पॉल्यूटेंट से बचने का तरीका वही है, गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करना। ये अलग बात है, कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम होता है महंगा, इसीलिए कोई लगाता नहीं है, ठीक है। क्या ये सारे पॉल्यूटेंट समझ में आ गए? इसके अलावा एक पॉल्यूटेंट जो दिल्ली में तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा, दिल्ली में तो खैर सब कुछ मिलेगा तुम्हें, पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं? पार्टिकुलेट्स में तुम्हारा डस्ट हो जाएगा, फ्लाई ऐश हो जाएगा, ठीक है, मेटल पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर सूट हो जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हारे पार्टिकुलेट्स में आते हैं। मतलब जैसे घर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा तो होता है ना कि सीमेंट उड़ते रहता है हवा में, वो चीज हमारे नाक में भी जाती है, या घर से जब निकलते हो लेटे से 8 बजे तो झाड़ू वाड़ू होते रहता है, तो उसमें जो धुआं, जो धूल जो उड़ती है वो सब तुम्हारे पार्टिकुलेट्स में आता है, ठीक है। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट ये होता है, ये मुझे नाम अगर मुझे ध्यान हो तो, न्यूमोकोनियोसिस। ये कोई ऐसी बीमारी होती है जो लंग्स में क्रिएट करता है, ये कोई लंग की डिजीज है। बेसिकली जो एल्वोइली जो होते हैं उसी में जाके ये एब्जॉर्ब होगा ना, निकल तो पाएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लंग खराब हो गए, तुमने ऐसे हाथ डाला, ऐसे निकाला, खंगाला, साफ किया और वापस डाल लिया, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं भी स्मोकिंग चालू कर देता। यहाँ चलो, जैसे होता है ना 2 हफ्ते में 2 बार, 2 हफ्ते में 1 बार जूते साफ कर देते हैं, ऐसे ही 2 हफ्ते में 1 बार लंग साफ कर लो। क्या जा रहा है कि सर मेरे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, लंग साफ करना है, ठीक है। तो एक लंग की डिजीज होती है जो कहाँ पे होती है? बेसिकली कोल माइन में ज्यादा होती है ये सारी चीजें, ठीक है। हालांकि दिल्ली में भी तुम्हें मिल ही जाएगा यार, दिल्ली में क्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, अगर ये जो धूल मिट्टी कहीं ना कहीं ठहरेगी भी ना, लाइक
किसी गाड़ी के ऊपर चली गई, झाड़ू वाड़ू देना पड़ता है, इसका मतलब प्लांट्स पे भी तो आ सकते हैं ना। तो अगर ये प्लांट्स पे आ गए तो प्लांट्स का ना जीना हराम कर देते हैं। कैसे? ब्लॉकिंग द स्टोमेटा। हाँ, जो प्लांट्स में जो तुम्हारे स्टोमेटा होते हैं उसको ये ब्लॉक करने की एबिलिटी रखता है। तो ये पार्टिकुलेट्स भी तुम्हारे एज अ काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट। क्या समझ में है? पक्का? ओके। अब देखो इसके बाद का जो तुम्हारा स्लाइड था ना, उसमें मैंने डिफरेंस लगा दिया था, ठीक है। वो डिफरेंस इसका था, आई थिंक लंदन स्मॉग और लॉस एंजलस स्मॉग। एनसीईआरटी में टेबल है, तुम्हें मिल जाएगा। इतना बता दे रहा हूं कि लंदन स्मॉग जो है इसमें तुम्हारे SO2 और SO3 अवेलेबल थे और ये कोल्ड टेम्परेचर में हुआ था। और लॉस एंजलिस स्मॉग जो है इसमें तुम्हारे नॉक्स और हाइड्रोकार्बन थे और ये तुम्हारा समर्स में हुआ था। ठीक है, ठीक है। खैर हम लोग दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इवॉल्व हो चुके हैं। यहां तक समझ में आया? इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो तुम लोग कितना टाइम हुआ? हो गया? हो गया तो पूरा बता दिया करो, मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं करता है। भाई मेरा रोजा है, मैं ना पानी पी सकता हूँ ना खाना खा सकता हूँ अभी। इसके बाद एसिड रेन, ये वाला पार्ट खुद से कर लेना। मेन जो तुम्हारा समझने वाला जो पार्ट था ये वाला, ये मैंने तुम लोगों को सारा बता दिया, ठीक है। इसके बाद के जो पार्ट है एसिड रेन हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इससे बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आया तो ये पूछ रहे कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो उन ग्रीन हाउस गैसेस के तुम्हें नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बीओडी तुम्हें पता होगा, आई थिंक बीओडी क्या होता है? पानी की प्योरिटी को मेजर करने का तरीका। कि अगर बीओडी 5 ppm है, इसका मतलब पानी में कोई इम्प्योरिटी ही नहीं है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर सके। यमुना का बीओडी 1000 के आसपास है, ठीक है। 1000 है, उससे ज्यादा है, ध्यान नहीं है, ठीक है। चलो फिर, मुझे नहीं पता यार मंडे क्लास होगी या नहीं, इसीलिए मैंने आज की स्लाइड में ये लिखा था। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। चलो बाय।